नमस्कार साथियों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। साथियों, हिस्ट्री के डे 5 में हमने पार्ट 1 करा दिया था लास्ट टाइम, और ये प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पार्ट 1 को डे 5 के। अब ये आज पार्ट 2 कराएंगे। डे 5 के पार्ट 1 में हमने क्षेत्रीय राज्यों का उदय और संघर्ष इसके बारे में जाना, और ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन कैसे रखी गई, हर प्रांत के साम्राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कैसा संघर्ष रहा, और ये धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ हर प्रांत से, उसके बारे में हमने जाना था। और कुछ प्रांत हमारे रह गए थे पार्ट 1 में से, तो वो आज पार्ट 2 में, डे 5 के पार्ट 2 में आज हम वो कंप्लीट कराएंगे। तो साथियों, ये हमने बंगाल साम्राज्य यानी कि बंगाल प्रांत, अवध प्रांत और पंजाब प्रांत, मराठा प्रांत, हैदराबाद प्रांत तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे के जो प्रांत हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, आगे के जो 2 प्रांत हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। मैसूर प्रांत का क्या संघर्ष रहा है, और मैसूर से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, और धीरे धीरे उसका आधिपत्य ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमज़ोर स्वाधीनता बनाए रखा तथा नाम मात्र का ही मुग़ल साम्राज्य का अंग था। यानी कि इनकी जो स्वाधीनता थी वो कमज़ोर थी, और मुग़ल साम्राज्य का एक छोटा सा अंश था। यानी कि इसमें मुग़ल साम्राज्य का पतन जो है बहुत पतन हो गया था, और मुग़ल साम्राज्य ना के समान ही था। तो नंदराज ने 1749 में हैदर अली को सेना का अधिकारी बनाया, और 1761 में पूर्ण सत्ता हैदर अली के हाथों में आ गई थी। शक्ति संपन्न बनने के बाद हैदर अली ने राज्य विस्तार का कार्य शुरू किया, और बैदनूर, कोचीन, पालघाट, कालीकट आदि पर विजय प्राप्त कर ली, और यहाँ का ज़्यादातर शासन हैदर अली का ही रहा है। हैदर अली की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए सबसे पहले मराठों ने पहल की, और 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने मैसूर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, और 1765 में एक संधि हुई यानी ट्रीटी साइन हुई। अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम आलंग मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, ये 2 साल चला। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ यह युद्ध मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। यानी कि ये जो युद्ध है वो मद्रास की ट्रीटी ऑफ मद्रास पर जाके समाप्त हुआ। और द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध 1780 से 1784 4 वर्ष चला। इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी। यह युद्ध मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ। यानी कि द्वितीय जो आलंग मैसूर युद्ध था उसकी जो ट्रीटी, जो लास्ट में जो ट्रीटी हुई, इस पर मैंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ। तृतीय आलंग मैसूर युद्ध 1789 से 1792 के बीच हुआ।
जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ा था। जैसा कि हैदराबाद की प्रांत में हमने जाना था टीपू सुल्तान के बारे में, वैसे ही वही उन्हीं की बात चल रही है। टीपू सुल्तान को आधा जो साम्राज्य है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा था, अंग्रेज़ों और उनके सहयोगियों को भी देना पड़ा था। अब चतुर्थ जो है यानी कि चौथा आलम मैसूर युद्ध है वो 1799 में हुआ। इस युद्ध में टीपू मारा गया, यानी टीपू उस समय मर गया था 1799 में, चौथे मैसूर युद्ध में। इस तरह मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास व उसके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय को समापन हो गया। यानी कि जो टीपू सुल्तान जब लास्ट में मैसूर प्रांत में जो टीपू सुल्तान आखिरी शासक था जो अंग्रेज़ों से लड़ा और उसने गौरवशाली संघर्ष के साथ समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया था तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया गया था। यानी कि एक कठपुतली की तरह फिर से मैसूर प्रांत में कृष्णराय, एक बालक कृष्णराय को बिठा दिया था और कनारा और कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला दिया गया था। अब ये मैसूर की गौरव गाथा, मैसूर प्रांत की गौरव गाथा के बारे में हमने जाना। और अब जाट, जो जाट हुआ करते थे पहले और अभी भी हैं, तो जाट के जो वंशज हैं, पूर्व वंशज, उनका क्या गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। और इनका देश की स्वतंत्रता और अंग्रेज़ों के प्रति युद्ध और संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। दिल्ली, आगरा तथा मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में जाट लोग रहते थे, जो कहीं पे अभी भी देखने को मिल जाते हैं। मथुरा में भी जाट देखने को मिल जाते हैं, आगरा में भी और दिल्ली में भी और मथुरा साइड में भी, और कुछ जाट राजस्थान में भी देखने को मिल जाते हैं। तो उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र थे वहाँ रहते थे, दिल्ली के समीप। ये लोग मुख्यतः कृषक थे, जो जाट थे वो मुख्यतः कृषक थे। ये अपनी वीरता, लड़ाकू भावना तथा धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें जातीय भावना बहुत तीव्र थी, यानी कि ये जातिवाद पर ज़्यादा फोकस करते थे। ये जाति भावना ज़्यादा थी, यानी कि जाति वाले लोगों को अपनी जाति के प्रति बहुत सचेत थे और उनका संरक्षण भी करते थे साथ में। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध 1669 और 1688 में जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, परंतु यह विद्रोह असफल रहा। आगे चलकर राजा राम चेहरा और चूड़ामन आदि जाट नेताओं ने जाटों को संगठित किया। चूड़ामन जो जाट थे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, उनको आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाएगा। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला और बदन सिंह ने अपनी स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ किया और बदन सिंह ने ही भरतपुर राज्य की नींव डाली। जो भरतपुर राजस्थान में है, उसी भरतपुर की बात चल रही है। तो बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की नींव डाली। 1756 से 1763 तक सूरजमल इस राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसके बाद जवाहर सिंह गद्दी पर बैठा। जवाहर सिंह के समय से ही इस जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। जवाहर सिंह के बाद रतन सिंह 1768 से 1769 तक, केसरी सिंह और 1769 से 1775 तक, रणजीत सिंह और 1775 से 1805 तक गद्दी पर बैठे। अंत में रणजीत सिंह ने 1805 में ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार कर लिया था।
जो जाट थे, जो गौरवशाली जो जाट थे, यानी कि उनके जो आखिरी शासक या कह लीजिए जो जिनके नेतृत्व में जाट के नेतृत्व, जो रणजीत सिंह के नेतृत्व में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संघर्ष रहा है, वो आखिरी ये रणजीत सिंह ही थे। 1805 में ब्रिटिश स्वाधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो साथियों, ये हमने अलग अलग प्रांत की गौरवशाला गौरव गाथा और उनके संघर्ष के बारे में जाना और उनका उदय कैसे हुआ। और यहीं इसी के बीच लास्ट टाइम पर, हर प्रांत के लास्ट टाइम पर उस समय क्या संघर्ष रहा है और कैसे फाउंडेशन पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसके बारे में जाना। तो साथियों, आज हमने क्षेत्रीय राज्यों का उदय और संघर्ष, इसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है डे 5 में। तो इस डे 5 कंप्लीट हो गया है इस पार्ट 2 में। अब जो है नेक्स्ट जो डे 6 आएगा, उसका एक नया टॉपिक होगा। इसी तरीके से हमारी ज्योग्राफी धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है और ये डे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास यानी कि 45 डेज़ जो रहेंगे, उसमें पूरी हमारी कंप्लीट ज्योग्राफी रहेगी। इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा और हर टॉपिक क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी आपको। तो साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता चल सके और उनको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ जाए। तो साथियों, अब आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।